तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज मैं आपको बिल्कुल ही अनसुना किस्सा सुनाऊंगा। आज से कुछ महीने पहले मेरी मुलाकात मुंबई पुलिस के एक रिटायर्ड एसीपी से हुई थी। ये 7-8 महीने पहले की बात है। उन्होंने मुझे एक पंजाबी गैंग का जिक्र किया जो 1950 और 1960 के बीच में 10 साल बॉम्बे डॉक्स में बहुत एक्टिव था। और उन्होंने एक बात जो मुझे बताई वो मेरे दिल में लगी। उनका कहना था कि उस ज़माने के किसी अंग्रेज़ी अखबार में एक खबर छपी थी जिसका हेडलाइन था द ड्रेडेड पंजाबी गैंग। तो ये उस ज़माने में द ड्रेडेड पंजाबी गैंग लिखना, उस ज़माने में अंग्रेज़ी का अखबार एक गैंग को ड्रेडेड गैंग कहता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तभी कोई अंडरवर्ल्ड नहीं था, ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं था। लोग छोटे छोटे ग्रुप बना के, टोला जिसको कहते थे, एक एक टोली बना के अपनी वो क्राइम किया करते थे। और फिजिकल पावर और फुर्तीलापन उस ज़माने में क्रिमिनल्स के लिए बहुत ज़रूरी हुआ करता था। उसके बाद मैंने बहुत उस गैंग के बारे में ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी 3-4 दिन पहले मेरा टेलीफोन के ऊपर राब्ता एक ऐसे शख्स से हो गया जो उस पूरे गैंग मेंबर्स को जानता था। मुझे लगता है कि ये 97 ईयर ओल्ड बुज़ुर्ग आदमी जो है, ये भी शायद उस गैंग के साथ इन्वॉल्व रह सकते हैं। उन्होंने बताया नहीं, लेकिन उनका ये भी कहना था कि उनका नाम वाम नहीं लेना, तो ठीक है। वो जो गैंगस्टर थे पुराने, वो ड्रेडेड गैंग के, वो सब के सब पंजाबी थे एक आदमी को छोड़ के। और सबकी हाइट, उसमें भी एक आदमी को छोड़ के सबकी हाइट तकरीबन 6 फुट से ज़्यादा थी। उनको 6 फुट या गैंग भी कहते थे। जब मैंने बहुत से लोगों से बात करने की कोशिश की तो बहुत सारी अंदर की बातें निकल के आई। अब इसके पहले कि मैं आपको उस गैंग के लोगों के नाम बताऊं और उनकी हरकतें बताऊं, पहले आप ये सुन लीजिए कि उन्होंने कारनामे क्या क्या किए। वो डॉक्स में ऑपरेट करते थे, गोदी जिसको कहते हैं मुंबई की भाषा, बंदरगाह। जैसे पहले भी आपने कई बार सुना होगा, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो डॉक्स होती हैं दुनिया भर में कहीं भी हों, जो समुद्र के किनारे बनी होती हैं, डॉग्स आर ऑलवेज मदर ऑफ ऑल क्राइम। सबसे ज़्यादा जुर्म डॉग्स में पैदा होता है। जहाँ पे लाखों रुपए का सामान बाहर से आता है और उस गोदी से, उस डॉग से बाहर जाता है। बहुत सा सामान चोरी चकारी होती है। हज़ारों वर्कर काम करते हैं, बहुत बड़ा एरिया होता है और बाहर के लोगों को अंदर जाने की ज़्यादा इजाज़त नहीं होती। लोग अंदर ही काम करते थे छोटा मोटा, और वहीं से लूट खसूट। कोई मुंबई का ऐसा दादा नहीं है जिसने डॉग्स में अपना धंधा शुरू नहीं किया हो। वो भले करीम लाला हो, हाजी मस्तान हो, वरदा राजन मुडलियार हो, यूसुफ पटेल हो, दाऊद इब्राहिम हो, मोहम्मद अली हो, किसी का नाम ले लो आप, सब ने धंधा शुरू किया। जो क्राइम के गुर सीखे, सब के सब लोगों ने उस डॉग से, गोदी से सीखे हैं। तो जब इन पंजाबी गैंग का जिक्र चला, जिनके किस्से मैंने बहुत लोगों से सुने थे, उन्होंने जो किया वो बहुत मशहूर है। बहुत लोग, जब पंजाबी लोग कहीं बैठते हैं, मिलते हैं, तो बात करते हैं। उनमें से एक सबसे जो अ, बुरा काम जिसको कहते हो, क्राइम तो सारे बुरे होते हैं, लेकिन भगवान के घर में चोरी सबसे बुरी बात होती। मुंबई का एक मशहूर मंदिर है, दुनिया भर में मशहूर है, महालक्ष्मी टेम्पल, हाजी अली दरगाह के साथ। बहुत मान्यता है उसकी आज भी। हालांकि भले सिद्धि विनायक मंदिर में ज़्यादा लोग जाना शुरू हो गए, लेकिन एक ज़माने से आज तक महालक्ष्मी मंदिर की अपनी ही पहचान है। ये बात 1954 की है। देख लीजिए कितने साल पुरानी बात।
उस मंदिर में 2 चांदी की मूर्तियां थी 40-40 किलो की। उनके ऊपर सोने का पानी चढ़ाया हुआ था, जो देखने में ऐसे लगती थी कि वो सोने की मूर्तियां हैं। और उनकी रक्षा के लिए एक उस ज़माने में जो पुरानी किस्म की राइफ़ल्स हुआ करती थी, वो राइफ़ल वाला एक गार्ड 24 घंटे उसको गार्ड किया जाता था, पूरा दिन और रात को भी। रात को मंदिर बंद कर दिया जाता था, हल्के से दरवाजे खुले रहते थे, लेकिन रात को भी एक गार्ड उसको उसकी रखवाली किया करता था। और इस गैंग ने क्या किया, इस गैंग के जो मेंबर थे, उन लोगों से 5 लोग थे पूरे गैंग में। मैं उनके नाम बताता हूँ आपको, कैसे उन लोगों ने चोरी की और कैसे उसको अंजाम दिया। उसके बाद महालक्ष्मी रेस कोर्स, ये महालक्ष्मी मंदिर, उसके बाद रेस कोर्स है, मंदिर के नज़दीक ही है। हिंदुस्तान का ईडन का या कलकत्ता के रेस कोर्स को छोड़ के सबसे बड़ा रेस कोर्स है मुंबई का। और बहुत अमीर लोग वहाँ पे आते हैं। पुराने ज़माने में राजे महाराजे, अंग्रेज़, गवर्नर जनरल जनरल सब आते थे वहाँ। तो उस रेस कोर्स में उस ज़माने में इतनी सिक्योरिटी नहीं हुआ करती थी। तो इस गैंग के 2 मेंबर, सिर्फ 2, बाकी कोई नहीं, 2 मेंबर्स ने जाके रेस कोर्स को लूटा। 3 लाख रुपया उस ज़माने में। ये इन लोगों की उस ज़माने की करतूत है, जब जिसका रिकॉर्ड आज नहीं मिलता है, सवाए पुलिस रिकॉर्ड में कहीं होगा, लेकिन उसकी फाइल ढूंढने में बहुत साल लगेंगे, पता नहीं किस हालत में होगी। लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, जब बॉम्बे जाऊँगा, जब अपने कुछ दोस्तों को काम पे लगाऊँगा कि इन गैंग की पूरी फाइलें जो हैं वो निकाली जाएं। उसके बाद इन लोगों ने करापुट मार्केट एरिया, जहां उस ज़माने में भी पुलिस कमिश्नर का ऑफिस हुआ करता था, आज भी है, उसके नज़दीक एक बैंक ऑफ बड़ौदा है, उस बैंक ऑफ बड़ौदा को लूटा। मतलब वह कितने बड़े बड़े कांड उस ज़माने में किए। लेकिन सब के सब लोगों ने फिर एक आदमी को छोड़ के वो जो लूटा हुआ पैसा था उसको बहुत संभाल के रखा। उसको अयाशी में नहीं उड़ाया, जुए में नहीं उड़ाया। और एक स्टेज ऐसी आई जब उन्होंने उसी पैसे से अपनी ज़मीन जायदाद खड़ी की, बड़े बिजनेसमैन बन गए, ठेकेदार बन गए, होटल खोल लिए, रेस्टोरेंट खोल लिए, बंगले बना लिए। तो ये उस पंजाबी गैंग की कहानी है। अब बताता हूँ उसमें कौन कौन लोग थे। उस गैंग का सबसे बड़ा जो हट्टा खट्टा पहलवान किस्म का आदमी था, उसका नाम था जंग बहादुर। उसके साथ था पहलवान जसवंत सिंह। तीसरा 6 फुट का आदमी इनके साथ था शेर वली खान, वो पठान था, करीम लाला गैंग के बहुत करीब था। आपको मालूम है करीम लाला ने 1940 के करीब डॉक्स में और मुंबई में अपनी जो क्राइम की एम्पायर थी वो खड़ी करने की कवायद शुरू की थी। और 1980-84 तक तकरीबन 44-45 साल करीम लाला ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड पे राज किया। तो उस समय सब जो करीम लाला की हुकूमत चलते 15 साल हो गए थे, 14-15 साल, तो काफ़ी ज़ोर पकड़ा होगा और उसका कोई सानी नहीं था, सामने टक्कर में कोई नहीं था। तो इन लोगों ने वली खान के थ्रू इन सब के सब लोगों की मुलाकात करीम लाला से अक्सर डोगरी पे उनके जरगा हिंद जमात के ऑफिस में होती रहती थी। वहाँ से कुछ सामान भी लेते थे, आगे पहुँचाते थे। कभी कोई दिक्कत आ जाए तो करीम लाला के दोस्तों का, उसके इन्फ्लुएंस का फ़ायदा उठा के बच के भी निकल जाते थे। तो ये किस्सा था जंग बहादुर, जसवंत सिंह। एक इनके साथ एक चैंपियन ड्राइवर था। उस ज़माने में इतना ट्रैफिक तो था नहीं, लेकिन फिर भी पुलिस से बच के भागने के लिए ड्राइवर अच्छा होना और गाड़ी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो वो ड्राइवर इनके पास था, उसका नाम था तेजी। वो मुलुंड एरिया का रहने वाला था, बहुत तेज़ ड्राइवर था। मुंबई में उसके बाद जो दारू की जो गाड़ियाँ ढोते थे, मैंने बहुत किस्से आपको सुनाए हैं इलिसिट लिख करके। उनमें से जो चैंपियन ड्राइवर हुए हैं वो सब लोगों ने गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग उसी तेजी से ली थी। तेजी का पूरा नाम नहीं कोई बता पाया।
और इनके साथ एक चौथा पार्टनर हुआ करता था जिसका नाम था प्रकाश फुग्गेवाला। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग करैक्टर है प्रकाश फुग्गेवाला। फुग्गा महाराष्ट्र में कहते हैं बैलून को, जो अपना बैलून होता है उड़ाने वाला, हवा भर के रबड़ का उड़ाते हैं बैलून, उसको हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, फुग्गा मराठी में उसको कहते हैं। गुब्बारा जिसको कहते हैं, गुब्बारे वाला, तो फुग्गे वाला। वो जब पाकिस्तान से कहीं उसकी फैमिली आई थी तो उसके 1947 में, तो उसकी फैमिली ने यहाँ काम धंधा शुरू करने के लिए वो स्कूलों और कुछ ऐसे गली मोहल्लों में जाके, स्कूलों के बाहर, गुरुद्वारा मंदिर के बाहर जहाँ बच्चे ज़्यादा आते थे वहाँ वो गुब्बारे बेचने का काम करते थे, इसलिए उनकी फैमिली का सरनेम फुग्गे वाला पड़ गया, गुब्बारा बेचने वाले। तो प्रकाश फुग्गे वाला, उसका काम सबसे अहम था पूरे गैंग में। वो शख्स गुब्बारे बेचने के चक्कर में रैकी किया करता था। है ना इंटरेस्टिंग कहानी। आजकल रैकी आपने आज सुनी है, किस केस में कौन रैकी करता है और उसके बाद पूरे बड़े से बड़े क्राइम को, जराइम को अंजाम दिया जाता है। ये रैकी 1950 में भी हुआ करती थी। और वो फुग्गे वाला, गुब्बारे वाला प्रकाश, वो आदमी जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा को लूटना था तो वो आदमी वहाँ जाके कई दिन तक, सुबह से शाम तक उस बैंक की ब्रांच के बाहर गुब्बारे बेचता रहा। उसने उस दिनों में स्टडी किया कि किस दिन बैंक में ज़्यादा कैश जमा होता है, किस दिन बैंक की वो कैश लेने वाली गाड़ी आती है, या उस दिन में ट्रंकों वगैरह में डाल के पैसा लेके जाते थे, हाथ गाड़ी पे, इस तरह के जो व्हीकल होते थे ज़्यादा, घोड़ा गाड़ी, टोंगा, इस किस्म के उसमें, तो उनकी भी एक सिक्योरिटी गार्ड हुआ करता था। क्योंकि शहर के अंदर चलते हुए ट्रैफिक में, जो रोड पे, सड़क पे इस किस्म की लूट मार करना मुश्किल होता था, तो फुग्गे वाला ने रैकी करके ये बताया कि इस दिन, हफ्ते के सो एंड सो दिन को बहुत कम लोग बैंक की ब्रांच में आते हैं, इतने बजे से इतने बजे तक। और उसमें कुछ टाइमिंग ऐसा ढूंढ के दिया कि वो जो 2 घंटे का समय होता है वो सबसे बढ़िया होता है, कम स्टाफ होता है, कम लोग होते हैं, तो हम वहाँ से आराम से ये अपने चोरी का काम जो है बैंक का वो कर सकते हैं। तो इन लोगों ने उसके बताए हुए समय पे, और ये लोगों ने डॉक में काम करते हुए, जो बाहर से जहाज़ों के जो कैप्टन होते हैं, सिक्योरिटी स्टाफ होता है, उनसे इन लोगों ने हथियार भी ले लिए। ड्रेडेड गैंग इसलिए कहा जाता था कि सब के सब हथियार रखते थे उस ज़माने में, पिस्टल, रिवाल्वर, जो भी होगा, इस किस्म के हथियार। और एक केस में तो इनके पास से एक कोई पेन पिस्टल भी पकड़ी गई थी, कुछ ऐसा होगा, वो भी मुझे एक ऑफिसर ने बताया। तो कहीं से बाहर से मंगवाई इन्होंने। और अपना हुलिया बदलने के लिए इन लोगों ने उस ज़माने में वो जो शेविंग मशीन्स आती हैं, जो इलेक्ट्रिक मशीन शेव करने के लिए, वो किसी क्रू मेंबर से ले ली जहाज़ से 2-3 इन्होंने। तो कभी दाढ़ी रख लेते थे, कभी कटवा देते थे, कभी किसी किस्म से दाढ़ी, कभी किसी किस्म की। इनको पता था अगर किसी नाई के पास जाके बाल कटवाएंगे या दाढ़ी की शेप बदलेंगे तो वो नाई कहीं खबरी कर सकता है। तो इतना दूर अंदेशी से, सोच से काम करते थे ये लोग। इनके ज़्यादा दोस्ती फॉरेनर से रखते थे, इंडियन क्रू से दोस्ती नहीं रखते थे। हालांकि बहुत सारा इंडियन क्रू भी अंग्रेज़ों के ज़माने से बहुत से शिप लाइनर्स पे काम करता रहा है। डॉक्स में बहुत सारे इंडियन काम करते थे, लेकिन सुपरवाइज़र ज़्यादा अंग्रेज़ ही थे, तो ये दोस्ती ज़्यादा अंग्रेज़ों से रखते थे। तो ये इनका एक मोडस ऑपरेंडी था शुरू से ही, और इकट्ठे रहते थे हमेशा। तो इन लोगों ने बैलून बेचने वाले के कहने पे रैकी करके क्राफोर्ड मार्केट में बड़े आराम से अंदर गए, बंदूकें दिखा के पूरा बैंक खाली करके, जो उस ज़माने में 2-2.5 लाख रुपया था, वो लूटा और लूट के फरार हो गए। और इनका एक और मॉडस ऑपरेंडी था, ये भागने के टाइम पे एक खबर उड़ा देते थे अपने सर्कल के थ्रू के, कहीं बात चले तो ऐसे बोल देना
तो इनका बेसिक ये होता था कि ये आदमी क्राइम करके पाकिस्तान चले गए, अब ढूंढते रहो, पुलिस मंत्री पाकिस्तान चले गए, आएंगे तो ढूंढेंगे। और ये लोग लाई लो करते थे, 3-4 महीने क्राइम करने के बाद नज़र नहीं आते थे और कहीं दूर जाके भी छिपते नहीं थे। एक ऐसी जगह पे छिपते थे जो पुलिस स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक होता था, लेकिन घर के बाहर बहुत तरीके से निकलते थे, हुलिया बदल के करके। उसके बाद बैंक रॉबरी के बाद इन्होंने महालक्ष्मी टेम्पल की वो मूर्तियां लूटी। उसको लूटने के लिए जब इनको पता था वहाँ एक गन वाला वॉचमैन होता है, तो उसके पहले ही जंग बहादुर ने डॉग से एक अंग्रेज से एक बुलेट प्रूफ जैकेट उस ज़माने में खरीदी। वो असल में अंग्रेज़ ने इसको रिपेयर करने के लिए दिया था कि रिपेयर करवा के दे देना। इसने बहुत लंबा समय लटका के अपने पास ही रखी कि अंग्रेज़ आज आया है और महीने 2 महीने में चला जाएगा वापस अपनी पोस्टिंग पूरी करके, तो ये जैकेट मेरे पास रह जाएगी। वो उस ज़माने में लोहे की तारों को इंटरवाइन करके और बड़ी हैवी जैकेट हुआ करती थी। कई बार तो 20-22 किलो की भी एक बुलेट प्रूफ जैकेट होती थी। तो ये सब हट्टे कट्टे थे, पहलवान जैसे थे, फुगे वालों को छोड़ के, प्रकाश को छोड़ के। तो ये लोग इतना वज़न जैकेट का उठा के रख सकते थे। तो जब ये लोग लूटने के लिए गए शिवा महालक्ष्मी मंदिर में, तो वही हुआ जो जिनका इनको डर था। जैसे ही इन्होंने रात को अटैक किया मंदिर पे 2:30 बजे रात के, तो देख के इनको जो वॉचमैन था, तब तक वो जब उसने गोली चलाई अपनी सिंगल बैरल गन थी जो डबल बैरल थी, वो जंग बहादुर सिंह की छाती में लगी, लेकिन इसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। लेकिन बुलेट का इम्पैक्ट इतना था कि जो शख्स गिरा वहाँ पे, गिरने के बाद भी ये उठा और अपने रिवाल्वर से या पिस्टल से जो भी था गोली चलाई, उस वॉचमैन को मार दिया, गनमैन को मार दिया मंदिर के अंदर, और मूर्तियाँ लेके गुल। वो दोनों मूर्तियां इन्होंने ज़ावेरी बाज़ार में एक दुकान पे जाके बेची। उनका नाम मेरे पास है, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज वो तो आदमी बेचारे दुनिया में नहीं रहे होंगे जिन्होंने खरीदी थी। लेकिन उनके बच्चे आगे वगैरह वो सब चला रहे हैं। उसमें वहाँ भी एक बहुत इंटरेस्टिंग हादसा हुआ। एक वो शख्स जिसने वो भगवान की मूर्तियाँ खरीदी थी, वो सोने की दुकान वाला, उसके साथ क्या ट्रेजेडी हुई, इन लोगों ने रेस कोर्स कैसे लूटा, वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं जब आप दिन में आज अपने दोस्तों से बात कर रहा था, तो उनमें सबका ये एक आइडिया था कि इसके ऊपर फिल्म बहुत अच्छी बन सकती है। तो मैं तो फिल्में देखता नहीं, तो आज इस किस्से को यहीं ख़त्म करेंगे। कल मैं आपको बताऊंगा इस ड्रेडेड पंजाबी गैंग का रेस कोर्स पे और वो मूर्तियों का बाद में क्या हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, देखना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी। कल आने वाले दिन में फिर आपसे और किस्से कहानियाँ लेके और इसका दूसरा पार्ट लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।